हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, 12th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसका थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो हमारा पूरा हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के जो आंकिक पर्सन है उनको डिस्कस करेंगे। और आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे भैया, हम यहाँ केवल वो न्यूमेरिकल्स ही सोल्व करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसके नज़रिए से जो महत्वपूर्ण है ना। हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जिनको हम लोग MCQs बोलते हैं, है ना। और उसके साथ साथ जो आपके जनरल न्यूमेरिकल्स है वो भी करेंगे। एक दो बच्चों के मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आए हैं कि सर चैप्टर फर्स्ट में एक जो टॉपिक है वो स्लिप हो गया, रह गया, और वो टॉपिक आपका है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है वो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में करेंगे, है ना। चैप्टर 2 में ही करवाता हूँ मैं इसको, है ना, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो ठीक है बच्चों, आप लोग पेन कॉपी लेके आज बैठेंगे, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आपकी 12वीं बोर्ड की जो बुक है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सोल्व करने जा रहे हैं, है ना। और उसमें है आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है देखो आप लोग, और हाँ आप लोग भी इसको सोल्व करेंगे। आपसे आंसर यदि प्रॉपर निकलता है सोल्व होने के बाद, है ना, तो वो आंसर आप बच्चों कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दो एक समान बराबर आवेशों को, यानी दो आवेश दिए गए हैं और उनके परिमाण क्या है बच्चों, एक समान। उनको कितनी दूरी पे रखा गया है, तो बच्चों यहाँ दिया गया है 3 मीटर की दूरी पे रखा गया है। फिर कहता है कि उनके मध्य में 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण का बल लगता है। आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा, आवेश का मान पूछा है, ठीक है बच्चों। सॉल्व करें। सिंपल, आपका जो कूलॉम का नियम है उससे ये रिजल्ट आ जाना है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। किसका? पहले का। किसका बच्चों? पहले का, ठीक है। आपके पास तो बच्चों कूलॉम के नियम से कूलॉम बल का इंफॉर्मेशन है। F = क्या होता है, K, और क्या होगा बच्चों, एक समान परिमाण है तो Q गुणा Q, और बट्टा में क्या आएगा, R² आ जाएगा। ये यहाँ से बच्चों देखो Q² का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा F × R², है ना। और बट्टा में बोलो आपको क्या मिलना है बच्चों, K। तो यहाँ से देखो बच्चों Q² बराबर F का मान आपको सवाल में दिया गया है भाई, कितना दिया गया है, 1.6 न्यूटन। R का मान भी आपको दिया हुआ है, देखो कितना है भाई R कितना है, ये रहा 3 मीटर। 3 का वर्ग करोगे बोलो कितना आएगा, 9 डिवाइडेड बाय, है ना, K का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ कितना होता है बच्चों, 9 × 10⁹ ओके। अब देखो बच्चों इस 9 को आप 9 से काट दोगे, है ना, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको बच्चों 16/10⁻10, है ना। ये दशमलव मैंने हटा दिया, घात यहाँ 9 थी, है ना, तो बच्चों बट्टे में 1 10 और आ जाना है, तो मैंने घात कितनी कर दी, 10। आपको तो बच्चों क्या चाहिए, Q चाहिए, तो Q बोलो क्या आएगा, इसका आप क्या ले लोगे, वर्गमूल। तो बच्चों जो आपका ये 16 है इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4। और जो आपका 10⁻10 है इसका जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 10⁵, है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बच्चों 4 × क्या लिख सकते हो बताओ, 10⁻⁻5, है ना। और ये किस में आ गया आपका, कूलॉम में। अब जरा ऑप्शन देखते हैं भाई। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं बच्चों माइक्रो कूलॉम में, है ना। किस में दिए हुए हैं, माइक्रो कूलॉम में। और माइक्रो का मतलब तो आप जानते होंगे, कितना होता है 10⁻⁻6, है ना।
और हमारे पास यहाँ क्या है 10 की घात -5, तो इसको -6 करना है। तो क्या प्रॉब्लम है, कर देंगे बच्चों। तो ये 4 लिखा हुआ है ना, इसको 40 लिख दो, है ना। और यहाँ पे क्या लिख दो 10 की घात -6, और ये क्या आ गया कूलाम। ओके, अब देखो बच्चों, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 40, 10⁻⁻⁶, इसकी जगह क्या लिख सकते हो माइक्रो, और यहाँ बोलो क्या आ जाएगा कूलाम। तो Q का मान आपका कितना आ गया 40 माइक्रो कूलाम, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है, सही आंसर है। तो प्रत्येक आवेश का जो मान है वो कितना है बच्चों 40 माइक्रो कूलाम, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसे सरल कर लेना है, ठीक है, कर लोगे। अब देखते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। आप रीड करो भाई, आप सवाल को रीड करो, है ना, और इसका क्या आंसर आना चाहिए, है ना, आप कमेंट में लिखें। तुक्के नहीं मारोगे भाई, है ना, जल्दी आंसर देने के चक्कर में तुक्के नहीं मारोगे। बुक में जो आपको आंसर शीट दी हुई है वहाँ से भी आप आंसर नहीं लिखोगे बच्चों, सोल्व करके आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो और इसका आंसर दो आप। क्वेश्चन नंबर 2, है ना, MCQ टाइप क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि भाई 2 आवेश हैं, उनके बीच में जो बल लग रहा है वो F है। कितना है भाई F। फिर कहता है इनके बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए। बच्चों चार्ज को नहीं बदला, केवल बीच की दूरी को बदला है, तब इनके मध्य बल होगा, बल होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखो, जो आपका फोर्स है ना, फोर्स वो बच्चों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग के क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। दूरी को बोलो बच्चों कितना कर दिया गया है 3 गुना। कितना कर दिया गया है 3 गुना। तो नया जो फोर्स है वो क्या होगा, देखो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा 9r²। क्या आएगा 9r²। ये आपका है बच्चों 1 और ये आपका बोलो क्या है 2। तो आप लोग 2 डिवाइडेड बाय 1 से देखो F डैश डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू, ये क्या आएगा F डैश डिवाइडेड बाय F इक्वल टू, ये क्या आएगा। तो बच्चों देखो ये आपका है 1/9r², बट्टे में F है 1/r², इसका मतलब ये क्या है r²/1, r² तो कट जाना है। और यहाँ से बच्चों F डैश आपको कितना मिल जाना है F/9। कितना मिल जाना है F/9। यानी जो नया फोर्स है वो पहले वाला जो फोर्स है उसका 1/9 गुना आएगा। कितना आएगा 1/9 गुना। चलो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। आपका ऑप्शन सी सही है ना। जो नया फोर्स है वो कितना हो जाएगा F/9 हो जाएगा, है ना। और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चों, इस तरह की कैलकुलेशन ज़रूरी भी नहीं थी भाई, है ना। क्या दिया गया है कि दूरी 3 गुना कर दी गई है। तो बच्चों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 3 गुना कर दी तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, यानी फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स कितना हो जाएगा 1/9 ऑफ F हो जाएगा, 1/9 ऑफ F हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। ओके, इसके बाद आप तीसरा सवाल रीड करो, फटाफट इसका आंसर लिखो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर आधारित एक सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आप सोल्व करो और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, है ना। ये आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो RBSE बोर्ड का जो आपका बुक है उसके पेज नंबर 22 पर जो बहुचयनात्मक प्रश्न दिया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 3, देखो फटाफट इसका आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, देखो वस्तु को इतना चार्ज दिया गया है, ये चार्ज दिया गया है ना, ये चार्ज दिया गया है और वस्तु को धनावेशित कर दिया गया है। तो कहता है वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी।
तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q बराबर, है ना, बोलो प्लस एन या माइनस एन। वस्तु को क्या किया गया है, धनावेशित, है ना, तो सूत्र में हम प्लस का चिन्ह लेंगे बच्चों। तो ये आ गया n गुणा ई। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको Q कितना दिया हुआ है, आपको Q कितना दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आपका है n गुणा में E, और E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम काट दो, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 काट दो। यहाँ से n बराबर कितना आएगा, तो 4.8 बटा 1.6। तो बोलो बच्चों n बराबर कितना आएगा, 3। ये क्या आ गई बताओ, ये क्या आ गई बच्चों, वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बच्चों आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, 3। अब आप यदि अपनी बुक में इस सवाल को पढ़ रहे हो तो बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ 4.8 ने देकर यहाँ दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। तब ये क्या आएगा, यहाँ 4.8 की जगह 5 लिखना है। 5 में 1.6 का भाग लगाओगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। समथिंग वाले इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं जा सकते, इसका मतलब आपको क्या बता देना है, 3 बता देना है ना। और यदि ऐसा पूछा जाए कि क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश या इतना चार्ज पॉसिबल है क्या, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि बच्चों n का जो मान है वो इंटीजर होना चाहिए। 3 के बाद अगला वैल्यू क्या होना चाहिए, 4। ये भिन्न में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों। यहाँ यदि 5 आ जाए तो ये 3 पॉइंट समथिंग आना है। कितना आना है, 3 पॉइंट समथिंग आना है, भिन्न संख्या आनी है, यानी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए और आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब आगे वाला तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं, 3। तो आपको राइट आंसर क्या सिलेक्ट कर लेना है, ए। बाकी इतना चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको करेक्ट करके 5 की जगह क्या लिख दिया था, 4.8। ओके, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ये है तो MCQ टाइप का, बट थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का न होकर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखो रीड करो आप, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में लिखेंगे भाई। रीड करो, क्या सवाल है। 2 बिंदु आवेश 9e और 9e 16 सेंटीमीटर की दूरी पे। अरे भाई देखो, आप लोग भी करें बच्चों, इसका आंसर आप कमेंट में लिखें। 2 चार्ज है, एक तो कौन 9e कहाँ बैठा है, A पर, एक कौन E कहाँ बैठा है, B पर। इनके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच में एक अन्य आवेश Q को कहाँ रखें कि वो साम्य अवस्था में आ जाए। मान लीजिए बच्चों बिंदु P पे रख दिया, किसको, Q चार्ज को। A से दूरी कितनी मान ली, बोलो x, कि ये किस में है, बोलो साम्य में। किस में है, साम्य में। तो आपको ये x चाहिए, क्या चाहिए आपको, ये x चाहिए। अब एक बात बताओ मेरे को बच्चों, यदि आपका P पर रखा चार्ज Q साम्य में है, इसका मतलब क्या इस पे नेट फोर्स 0 होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। क्या इस पे नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब इस पर 9e जो फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, E लगाएगा। ये बात भी आपकी सही होगी। तो 9e कितना लगाएगा देखते हैं, 9e P पर यानी इस Q पर कितना फोर्स लगाएगा, तो आप बोलोगे K गुणा 9e गुणा Q गुणा बट्टा दूरी का वर्ग, है ना। 9e और Q के बीच का दूरी x है, तो आप इसका वर्ग कर दोगे। अब बच्चों इस पर ये E कितना लगाएगा, तो आप बोलोगे K गुणा, है ना, E गुणा क्या बोलोगे, Q, बीच की दूरी का वर्ग। अब ये दूरी x है, ये सारी दूरी 16 है, तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी है, वो कितनी होगी बच्चों, 16 माइनस x। तो आप 16 माइनस x का क्या कर दोगे, वर्ग। ठीक है, दोनों के जो मैग्नीट्यूड है सेम आएंगे, तभी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। जितना फोर्स 9e Q पर लगाए उतना ही फोर्स E जो है वो Q पे लगाएगा, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। 9e इसको रिपेल करेगा इधर, E इसको रिपेल करेगा इधर, डायरेक्शन में अपोजिट है। यदि मैग्नीट्यूड भी सेम हो गए तो नेट फोर्स 0, और 0 होने का मतलब किस में रहेगा, समय में। तो मैंने मैग्नीट्यूड बराबर कर दिए। K काट दो बच्चों,
और आप ई काट दो, है ना, आप ई भी काट दो, के काट दो, आप ई भी काट दो और आप क्यू भी काट दो, ठीक है। तो ये क्या आया, देखो ये क्या आया, 9 गुणा, मैं साथ में बच्चों वज्र गुणा भी कर लेता हूँ, 16 माइनस एक्स का वर्ग इज इक्वल टू इधर बोलो आपका केवल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। देखो के से के आपने काट दिया, क्यू से क्यू आपने काट दिया, ई से ई आपने काट दिया, तो 9/x², 1/16 माइनस एक्स का वर्ग, वज्र गुणा किया तो 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 16 माइनस एक्स के वर्ग से, है ना, और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x² से। बोथ साइड आप बच्चों रूट ले लो, तो 9 का जो वर्गमूल है वो आएगा 3, इसका वर्गमूल कितना आएगा 16 माइनस एक्स, x² का वर्गमूल बोलो कितना आएगा x, 16 गुणा 3, 16 तिया 48, माइनस बोलो ये क्या है 3x, बराबर बोलो क्या है x, तो बोलो बच्चों 4x बराबर कितना आ गया 48, तो x बराबर बोलो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी x का मान 12 सेंटीमीटर है, तब ये सामने में रहेगा। लेकिन ये दूरी किससे है, 9 से, ये दूरी किससे है बच्चों 9 से, 9 से 12 सेंटीमीटर, तो 9 से 24 सेंटीमीटर ये सही नहीं है, 9 से 12 सेंटीमीटर ये एकदम राइट है, 9 से कितना 12 सेंटीमीटर, और 9 से यदि 12 सेंटीमीटर है तो बच्चों ई से कितना है, टोटल बोलो कितना है 16, तो बोलो ई से इसका डिस्टेंस कितना रह जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना रह जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो सी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है, आपका जो राइट आंसर है वो बोलो क्या है बी, आपका जो राइट आंसर है वो बोलो क्या है बी। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं अगला सवाल। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्या है, आपको दिया गया है कि आपके पास 2 आवेश हैं और उनके बीच में क्या रख दी गई है, कांच की प्लेट, क्या रख दी गई है, कांच की प्लेट, है ना। तो आपसे पूछा गया है कि उनके बीच में जो विद्युत बल लग रहा था, है ना, उसकी आप तुलना कीजिए। मैं दोबारा रीड कर देता हूँ, यदि 2 आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पहले की तुलना में हो जाएगा, पहले की तुलना में हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसके सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर है वो कमेंट में लिखिए भाई, है ना। क्या लिखा है, आवेशों के मध्य क्या रख दी गई है, कांच की प्लेट। तो कहता है कि उनके बीच में जो विद्युत बल लगेगा ना वो पहले की तुलना में किस प्रकार से बदल जाएगा, आपको इसकी तुलना करनी है। ओके, तो बच्चा इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो सॉल्यूशन किसका, 6 नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन होता है आपका। देखो ये वाला क्या होता है, निर्वात में बल, और बट्टा में क्या होता है, माध्यम में बल, बट्टा में क्या होता है, माध्यम में बल। बच्चों इसकी खास बात बताता हूँ, जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये ऑलवेज आपका होता है ग्रेटर देन 1, है ना। एक किसके लिए होता है, निर्वात के लिए, है ना, किसके लिए होता है, निर्वात के लिए, है ना। और यदि कोई माध्यम आ जाता है तो ये ऑलवेज आपको ग्रेटर देन 1 मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, ग्रेटर देन 1 मिलता है ना। जैसे कांच के लिए होता है 5 से 10 के बीच, ग्लिसरीन के लिए होता है 42.5, है ना। जो आपका आसुत जल है उसके लिए होता है बच्चों 80, है ना, यानी ग्रेटर देन 1 होता है। तो बच्चों यदि ये ग्रेटर देन 1 है तो भैया सीधा सीधा अर्थ हो गया कि एफ नोट जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, FM, है ना। इसका मतलब कांच की प्लेट ही क्यों, है ना, आपके 2 चार्ज हैं, ये पहला चार्ज है बच्चों Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2, है ना। इनके बीच में यदि निर्वात या वायु है तब जो बल है उसको मैंने लिखा है F नोट से। इसके बाद आपके इनके बीच में कोई भी माध्यम रख दो, कोई भी माध्यम रख दो बच्चों, जो आपको बल प्राप्त होगा वो निर्वात वाले बल की तुलना में कम ही प्राप्त होगा, तो अधिक नहीं आ सकता। तो आपका आंसर क्या आएगा, कम। अब यहाँ ये और लिखा हुआ है 0, बिल्कुल। यदि कांच की प्लेट की बजाय, किसके बजाय, कांच की प्लेट की बजाय यदि कोई चालक पट्टिका रख देता, है ना, जैसे मान लो तांबे की पट्टिका रख दी या फिर मान लो चांदी की पट्टिका रख दी, है ना, यानी धातु का कोई भी पट्टिका रख देता, तो उसके लिए तो बच्चों जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी। उस केस में ये जो फोर्स है वो घटते घटते यदि इसको अनंत लिखोगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो 0 हो सकता है जब आवेशों के मध्य क्या रखा हुआ हो, धातु का पट्टिका।
धातु की पट्टिका के अलावा कोई भी माध्यम रख दो, निर्वात की तुलना में आपको कम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कम। तो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके, तो आप लोगों को बच्चों ये कॉन्सेप्ट याद रखना है ना, ये डेफिनेशन कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ नोट बटा एफ। ठीक है, मैं बोर्ड साफ करता हूँ, इतने आप अगला सवाल पढ़ो और उसका आंसर देने का कोशिश करो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा। आप लोग लिखे कमेंट में, आपसे बनता है आप यदि इस सवाल को हल कर लेते हैं तो इसका आंसर लिखेंगे भाई। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको और एक प्रोटॉन दिया हुआ है। किस में है बताओ? समरूप विद्युत क्षेत्र में। किस में है? समरूप विद्युत क्षेत्र में। इनके त्वरणों का अनुपात पूछा है, यानी आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। आपसे ये पूछा है बच्चों, ये पूछा है। अब बच्चों आपका एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है बच्चों फोर्स डिवाइडेड बाय मास, है ना। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगना है तो Fe आना है। क्या आना है बच्चों? Fe। क्या आना है? Fe। अब एक चीज और है बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। बोलो कितना? E। और समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। बराबर आएगा Q गुणा E, यानी क्या आएगा? E गुणा E। इसका मतलब A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? मास, है ना। तो फार्मूला क्या बनना है? फार्मूला क्या बनना है? इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये आ जाएगा, और प्रोटॉन के लिए देखो बच्चों ये चीज़ आ जाएगी। प्रोटॉन के लिए देखो ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको चाहिए इसको मैं 1 बोल दूं और इसको मैं क्या बोल दूं? 2। आपको क्या चाहिए बच्चों? 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो देखो AE डिवाइडेड बाय AP। अब देखो बच्चों, एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन यहाँ है तो मास उल्टा है, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन यहाँ है तो इसका मास उल्टा है। तो ये क्या आना चाहिए? ये क्या आना चाहिए बच्चों? देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है तो इसका मास आना चाहिए यहाँ, उल्टा है। और यहाँ प्रोटॉन का एक्सेलरेशन है तो इसका मास आना चाहिए यहाँ। इसका मतलब बच्चों AE बट्टा AP क्या होगा? MP बट्टा ME, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उनके त्वरणों का अनुपात जो है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होगा। चलो आंसर देखते हैं। ए में क्या दिया हुआ है? 0, ये सही नहीं है। बी ये रहा, है ना, ये आपका राइट आंसर है, यानी MP बट्टा ME। क्या बच्चों? MP बट्टा ME। ओके, अरे भाई ध्यान से सुनना, यदि आपसे ये पूछता ना कि इन पे जो विद्युत बल लगते हैं उनका अनुपात क्या होगा, तब आपका रिजल्ट आता बच्चों 1, है ना। क्योंकि बच्चों देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन भी जिस फील्ड में है और प्रोटॉन भी जिस फील्ड में, उसका मान तो E है, और दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड भी सेम है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड भी E होता है, प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड भी E होता है, तो दोनों पे फोर्स क्या लगेगा? सेम लगेगा। तो इनका रेशो क्या आएगा? 1 आएगा, या 1:1 आएगा भाई, है ना। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 ये आप रीड करें और इसका आंसर कमेंट में लिखें फटाफट। कमेंट में लिखें, सोल्व करने के बाद लिखोगे, ऐसे नहीं है भाई, तुक्का नहीं मारना है, फिर कह रहा हूँ। 9 नंबर सवाल देखते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको केवल वो ही सवाल करवा रहा हूँ जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो बच्चों आपका एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है, केवल और केवल वही सवाल करवाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वर्ग के 4 कोनों पर लो जी वर्ग बना दिया। ये वर्ग बन गया बच्चों, ये वर्ग बन गया। साइड कितना ले लिया? A। 4 कॉर्नर है तो नाम दे दूं इनको, इसको दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C और इसको दे दिया D। कहता है समान परिमाण के सजातीय अवस्थित हैं। सजातीय, तो इस पर भी +Q, इस पर भी +Q, इस पर भी क्या रख दिया? +Q, और इस पर भी क्या रख दिया? +Q। ठीक है।
किसी एक के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। केंद्र ये वाला विकिरण बना लो, ये वाला विकिरण बना लो, ये इसका केंद्र हो गया। किसी एक के कारण मान लो इसके कारण यहाँ तीव्रता कितनी है ई। बच्चों एक चीज देखो, केंद्र से शीर्ष की या शीर्ष से केंद्र की दूरी ये आर है तो ये भी आर आएगी, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। तो इसने यहाँ तीव्रता ई बनाई है तो ये भी यहाँ तीव्रता ई ही बनाएगा, क्योंकि 4 सेम है और सेंटर का डिस्टेंस सेम है। तो के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये भी के क्यू बटा आर स्क्वायर बनाएगा और ये भी के क्यू बटा आर स्क्वायर बनाएगा। तो पहले ने कितनी बनाई है ई। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है किसी एक के कारण। तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी तीव्रता पूछी है सबके कारण। तो बताओ इसने यहाँ कितनी बनाई ई, धनावेश है दूर की ओर, देखो ये हो गई। ये भी यहाँ कितनी बनाएगा ई, ये धनावेश है तो इसके कारण भी दूर की ओर। ये कितनी बनाएगा ई, ये धनावेश है तो इसके कारण भी देखो दूर की ओर, और ये धनावेश है तो इसके कारण भी देखो दूर की ओर। तो सेंटर पे 4 तीव्रता बन गई। नेट चाहिए तो जोड़ दो, इसका और इसका जोड़ 0 हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसका और इसका जोड़ 0 हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो सेंटर पे जो फाइनली जो इंटेंसिटी आ जाएगी, जो नेट इंटेंसिटी आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 0, है ना। तो आपका राइट आंसर बोलो क्या हो जाएगा, ए, है ना। ये तो वैसे भी एक मानक सवाल होता है ना, डायरेक्ट, है ना। आपने इसको पढ़ा और आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फटाफट इसको रीड करो और इसका आंसर भी कमेंट में लिखें। मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका ठीक आंसर लिख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि एक डाइपोल को यानी द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा, ए में दिया हुआ है केवल बल आघूर्ण, बी में दिया हुआ है केवल बल, सी में लिखा हुआ है बल आघूर्ण तथा बल दोनों, और डी में लिखा है बल तथा बल आघूर्ण दोनों ही नहीं। तो बच्चों देखो बल तो लगता ही नहीं, कभी भी बल कभी लगता ही नहीं, है ना। तो सी और डी तो खत्म हो ही गए साथ में। तो ऑप्शन आपके पास केवल ये बचा है, तो केवल बल आघूर्ण लगेगा। कैसे? जैसे ये सवाल भी किया था, लास्ट आर्टिकल भी था ना अपना, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक डाइपोल रखा है, उस पर आपने टॉर्क निकाला था, टो बराबर पी ई साइन थीटा। टॉर्क लगता है बच्चों, फोर्स नहीं लगता। देखो बच्चों, ये आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस में बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या काम किया? एक डाइपोल रख दिया, ये है प्लस क्यू और ये आपका क्या है, माइनस क्यू, ठीक है बच्चों। तो देखो इस पर फोर्स लगेगा क्षेत्र की दिशा में, इसको मैंने बोला F1। इस पर फोर्स लगेगा क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इसको मैंने बोला F2। तो कई बच्चों को यहाँ थोड़ा सा हो जाता है कि सर फोर्स तो लग रहा है, अरे भाई नेट फोर्स की बात चल रही है, नेट फोर्स की बात लग रही है, नेट फोर्स नहीं लगेगा। ये जो F1 है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो Q गुणा I, है ना। यदि इसको मैं A बोलूँ, इसको बच्चों मैं यदि B बोलूँ, तो यहाँ भी तीव्रता I है और यहाँ भी तीव्रता I है, क्योंकि समरूप विद्युत क्षेत्र है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? QE। इसी प्रकार माइनस Q जो है A पे रखा हुआ है, इस पे यदि फोर्स के केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये भी QE ही होगा। इसका मतलब यदि ये आपका 4i कैप है, ये देखो बच्चों प्लस x दिशा में लग रहा है, तो ये बोलो कितना होगा आपका माइनस 4i कैप, है ना। तो नेट फोर्स की यदि मैं बात करूं, तो दोनों को जोड़ दो। 4i कैप में आप क्या जोड़ोगे? माइनस 4i कैप। फाइनली बोलो कितना आएगा? 0। तो बच्चों फोर्स लगेगा ही नहीं। आप डाइपोल को किसी भी कंडीशन में रख के देख लेना, है ना। ऐसे सीधा रख देना, है ना, ऐसे सीधा रख देना, ऐसे रख देना, ऐसे रख देना, किसी भी कंडीशन में रख के देख लेना, है ना। एक फोर्स लगेगा बच्चों प्लस क्यू पर और एक फोर्स लगेगा माइनस क्यू पर, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, तो दोनों का जब हम सदिश योग करेंगे तो नेट कितना आएगा? 0। तो बल तो लगना ही नहीं है, तो केवल बल, ये तो आपका गलत हो गया, बल तो लगता ही नहीं है भाई। अब बल आघूर्ण की बात कर लेते हैं। बिल्कुल देखो बच्चों, यदि थीटा 0 डिग्री ना हो और थीटा यदि 180 डिग्री ना हो, यदि ये दो कंडीशंस हो, थीटा 0 ना हो और थीटा 180 ना हो, तो आपने पढ़ा है ना ये टॉर्क लगे, देखो बल युग्म बन गया। बल युग्म के कारण देखो बल आघूर्ण कार्य करेगा और उस बल आघूर्ण का मान बोलो कितना होता है? PE साइन थीटा, PE साइन थीटा।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बल आघूर्ण। तो ये जो आपका सवाल नंबर 10 था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा, पहला ऑप्शन था केवल बल आघूर्ण, दूसरा ऑप्शन था केवल बल, तीसरा ऑप्शन था बल तथा बल आघूर्ण दोनों, और चौथा ऑप्शन था बल तथा बल आघूर्ण दोनों ही नहीं। तो कई बच्चों को सी ठीक लगता है कि बल भी लगता है बल आघूर्ण भी लगता है। बच्चों बल का मतलब यहाँ नेट बल से है, और डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो ना बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर बल लगता ही नहीं, उस पे बल लगता ही नहीं, क्योंकि नेट फोर्स का वैल्यू तो जीरो आना है, क्योंकि दो फोर्स लगेंगे, एक प्लस क्यू पे और एक माइनस क्यू पे, है ना। वो सेम इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, तो उनका वेक्टर सम करेंगे तो फोर्स तो कितना आएगा, जीरो, तो फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन वो बल युग्म बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं, परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, लेकिन उनकी क्रिया रेखा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। केवल और केवल कब कब, जब थीटा 0 डिग्री ना हो और जब थीटा आपका 180 डिग्री ना हो, तो उनकी क्रिया रेखा क्या होती है, भिन्न भिन्न। तो क्या बन जाता है, बल युग्म। और जब बल युग्म बढ़ जाता है तो किसी भी सिस्टम पर टॉर्क काम करने लगता है, इसलिए इस पर केवल और केवल क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो आपका आंसर होगा केवल बल आघूर्ण। बच्चों फिर बता रहा हूं, कई बच्चे ना समझी में ऑप्शन सी को ठीक करके आ जाते हैं कि भाई बल आघूर्ण तो लगता ही लगता है, आर्टिकल क्या होता है, टो बराबर पी साइन थीटा, है ना। और बल भी ध्यान में रहता है कि प्लस क्यू पे पर भी लगता है और माइनस क्यू पर भी लगता है, तो बल नहीं लगता, केवल और केवल क्या लगता है बच्चों, बल आघूर्ण लगता है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है, अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है देखो कि विद्युत क्षेत्र में एक डाइपोल रखा हुआ है ना, और कहता है कि उस पर बल आघूर्ण का अधिकतम मान होने के लिए वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण होना चाहिए, है ना। ये तो स्टैंडर्ड सवाल है, वैसे आपको पता है, इसका आंसर आपका होगा डी 90 डिग्री, है ना। फिर भी नहीं पता तो इसका सॉल्यूशन देख लो बच्चों, इसका सॉल्यूशन देख लो बच्चों। टॉर्क का फार्मूला ये होता है PE साइन थीटा, और जो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होता है, और ये हमें मिलता है थीटा जब आपका 90 डिग्री होता है। थीटा होता है वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण। थीटा 90 होगा तब साइन 91 आएगा। उस स्थिति में जो आपका टो है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा, और उसका वैल्यू बोलो कितना होगा, PE। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डी, है ना। और न्यूनतम होने के लिए पूछ लेता तब आपके दो ऑप्शन होते हैं, है ना। 0 डिग्री पर भी न्यूनतम होता है और 180 डिग्री पर भी न्यूनतम होता है ना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है तो आपको टो 0 मिल जाता, और थीटा 180 रखते तो साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, आपको टो फिर से कितना मिल जाता, 0 मिल जाता। और ये बच्चों न्यूनतम मान होता है। तो न्यूनतम किसके लिए, जब थीटा 0 डिग्री हो या थीटा आपका 180 डिग्री हो। अधिकतम किसके लिए, जब थीटा आपका कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। ओके चलो अगला सवाल आप रीड करें भाई, है ना। और ये तो मैंने थ्योरी पढ़ाते समय भी आपको बताया भी था, है ना। इसका जो राइट ऑप्शन है उसको आप कमेंट में लिख दें, है ना। रीड कर लिया। क्या है, एक डाइपोल के कारण अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंबाई के अनुदिश, इसका मतलब बच्चों अक्ष पर, कहाँ बोलो, अक्ष पर। तथा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब होता है अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब बच्चों कहाँ, निरक्ष पर। तो ध्यान देना, अनुदैर्ध्य का मतलब अक्ष और अनुप्रस्थ का मतलब निरक्ष, बस यही चीज है। तो क्या लिखा हुआ है, एक डाइपोल के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थिति में समान दूरी पर, दूरी समान दी हुई है भाई, दूरी समान दी हुई है, एक प्रेक्षण बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनुदैर्ध्य पहले अक्ष वाला है, तो बताओ डाइपोल के लिए आप लोग जानते हो अक्ष पर तीव्रता क्या होता है भाई, ये होता है 2kp/r3, है ना, ये होता है। चलो अनुप्रस्थ स्थिति में डाइपोल से समान दूरी पर यानी निरक्ष पर दूरी r दी हुई है, कितना होता है, kp/r3। आपको अनुपात पूछा है तो 1:2, तो E अक्ष बटा
ई निरक्ष। 1 में 2 को आप डिवाइड करोगे तो Kp से Kp कटना है, r³ से r³ कटना है, तो ये आएगा 2/1। इसका मतलब होता है 2:1, है ना। तो ए तो गलत है, ऑप्शन कौन सा है? बी। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन थे, है ना, वो कंप्लीट होते हैं, है ना। जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल थे आपके, वो आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग करेंगे बच्चों इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न, ठीक है। और आपका जो बुक है उसका पेज नंबर है 24। पेज नंबर कौन है बच्चा? 24, है ना। और फिर कह रहा हूँ वही सवाल करवाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम पहला ही सवाल उठा लेते हैं। पहला सवाल कराने के पीछे ऑब्जेक्ट यही है कि ये कूलाम के नियम पर आधारित एक आंकिक प्रश्न है, और कूलाम का नियम जो है वो इस चैप्टर का एक फंडामेंटल लॉ है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना। तो स्टार्ट यहाँ से कर देते हैं, बाकी बहुत छोटा सवाल है, बहुत हल्का सवाल है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है ना आपको कि 2 चार्ज 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं बच्चों, है ना, 30 सेंटीमीटर। तो बोलो सेंटी की जगह क्या लिख दोगे? 10⁻², और ये क्या आ जाएगा? मीटर। ये दूरी दे दी आपको। इन छोटे आवेशित गोलों पर आपको आवेश दिए हुए बारी बारी। पहले पे कितना दिया हुआ है? पहले पे दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। दूसरे पे कितना दिया हुआ है बच्चों? 3 × 10⁻⁷ कूलाम। कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू क्या है। तो कूलाम के नियम से सीधा सीधा आ जाएगा ये, तो K Q1 Q2 और बट्टे में क्या आएगा? R²। चलो मान रखो K का मान कितना? 9 × 10⁻⁹। Q का मान कितना बच्चों? 2 × 10⁻⁷। Q2 का मान कितना बच्चों? 3 × 10⁻⁷। बट्टे में दूरी का वर्ग, दूरी ये है बच्चों ये, और इसका वर्ग करना है। तो 30 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 900। 30 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 900, ठीक है। इनटू बोलो बच्चों 10⁻⁻² का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 10⁻⁻⁴, है ना। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, इसको थोड़ा बच्चों सरल कर लेते हैं। तो देखो ये 2 0 तो ये खा जाएगा, है ना। तो 10 का घात बोलो कितना बचेगा? -2। कितना बचेगा? -2, ठीक है। अब देखो बच्चों -2 को इससे काट दो भाई, तो 10 का घात कितना बच गया आपके पास है? -5। कितना बच गया? -5। देखो बच्चों इस 9 को इस 9 से काट दो, ठीक है। अब देखो घात कितना रह गया? ये तो 10 का घात 9 है, इससे ये 10 का घात -7 काट दो। 10 का घात कितना बच गया? 2। अब ये 10 का घात 2 है और ये 10 का घात -5 है, इस 2 को काट दो। बोलो 10 का घात फाइनली कितना बच गया? -3। कितना बच गया? -3। सब कुछ कट चुका है आपका। एक तो ये 3 बचा है और एक आपका ये 2 बचा है। 3 को 2 से गुणा करोगे, बोलो कितना आएगा बच्चों? 6। कितना आएगा? 6। और गुणा में बोलो कितना आ जाएगा? 10 की घात -3, और आगे बोलो आप क्या लगा दोगे? न्यूटन। ये बोलो क्या होगा? दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। कितना बल लगेगा? 6 × 10 की घात -3 न्यूटन। कितना बल लगेगा? 6 × 10 की घात -3 न्यूटन। ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट वाला सवाल। तो अगला सवाल आपका है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है इसमें कि एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें आपके पास एक प्रोटॉन है और एक आपके पास न्यूट्रॉन है और एक आपके पास अल्फा कण है ना। इनके जो त्वरण है आपको उनका अनुपात चाहिए, यानी आप लोगों को क्या चाहिए बच्चों? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा सवाल है, एग्जाम में है ना इस प्रकार के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। आपको बच्चों एक्सेलरेशन चाहिए, एक तो प्रोटॉन का, एक आपको न्यूट्रॉन का और एक आपको किसका चाहिए? अल्फा कण का। ये अनुपात चाहिए आपको, ये अनुपात चाहिए बच्चों, ये वाला अनुपात आपको चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखो प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सीखो। प्रोटॉन का मतलब होता है 1h1, ठीक है। आपका जो न्यूट्रॉन है, जिसको हम ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है ना, और ये होता है 1s2, ठीक है। आपका जो अल्फा कण है वो आपका हीलियम का नाभिक है,
क्या है बच्चों, हीलियम का नाभिक, यानी 2 हीलियम 4, ये आपका है अल्फा कण, ठीक है। 1s2 ये आपका क्या है, ड्यूट्रॉन, और 1h1 ये आपका क्या है, प्रोटॉन, है ना। अब ये तो आप जानते होंगे, जो यहाँ लिखा होता है वो होता है परमाणु क्रमांक या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, है ना। तो हाइड्रोजन के लिए कितना, 1, ड्यूट्रॉन के लिए भी कितना, 1, और आपका जो हीलियम है उसके लिए कितना बोलो, 2, और जो ऊपर लिखा होता है वो द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या का मतलब है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। इसमें कितना है, 1, इसमें कितना है, 2, और इसमें कितना है, 4। तो बच्चों इन तीनों कणों के लिए मैं कुछ बातें लिखता हूँ। देखो, यदि मैं प्रोटॉन के, और दूसरा आपका क्या है, ड्यूट्रॉन, और तीसरा आपका क्या है, अल्फा कण, इनके आवेश की यदि मैं बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इस पर चार्ज होगा E, इसका भी 1 है तो इसका भी होगा E, इस पे 2 है तो इस पर कितना होगा, 2E। अब यदि इनके मास की बात करूं, यदि मैं इनके मास की बात करूं, यानी द्रव्यमान की यदि मैं बात करूं बच्चों, द्रव्यमान की बात करूं, इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 1 है, द्रव्यमान संख्या 1 है तो इसका जो मास है वो होगा 1 × मास ऑफ द प्रोटॉन। क्या होगा, 1 × मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। और जो आपका ड्यूट्रॉन है बच्चों, उसमें देखो आपके द्रव्यमान संख्या 2 है, और द्रव्यमान संख्या 2 है तो एक न्यूक्लियन जो होता है, आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, एक न्यूक्लियन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो इसमें न्यूक्लियन 2 है तो Mp + Mp बोलो कितना हो जाएगा, 2Mp। और अल्फा पार्टिकल की द्रव्यमान संख्या 4 है, यानी इसमें न्यूक्लियन कितने हैं, 4, और 4 न्यूक्लियन है तो इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास का कितना गुना होगा, 4 गुना। ये इसके क्या आ गए, मास। तो ये आ गए मास, और ये इनके क्या आ गए बच्चों, चार्ज। ओके, आप लोगों को एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, देखो बच्चों, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, A = क्या होता है, F/m। क्या होता है, F/m, है ना। आपको कहा गया है कि एक जैसे विद्युत क्षेत्र में है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन बढ़ेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण बढ़ेगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, Fe/m। क्या लिखूंगा, Fe/m। ओके, अब ये एक्सेलरेशन हम लोग लिख लेते हैं किसके लिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रोटॉन के लिए, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो = होता है Q × E। क्या होता है, Q × E, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह Q × E लिखूंगा बच्चों, है ना, Q × E, या भाई यहाँ लिख लेता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा Q × E, और बट्टा में बोलो क्या आएगा बच्चों, M, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटॉन के लिए लिख रहा हूँ, प्रोटॉन के लिए Q कितना है, E, एक समान विद्युत क्षेत्र में तो ये तो E आना है, और बट्टे में मास किसका आना है बच्चों, प्रोटॉन का, ठीक है। अब यदि मैं ड्यूट्रॉन का लिख रहा हूँ तो चार्ज किसका आना है, ड्यूट्रॉन का, विद्युत क्षेत्र एक जैसा है, और मास किसका आना है, ड्यूट्रॉन का। और जो ड्यूट्रॉन का मास है बच्चों, ड्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना है, 2 × Mp। कितना है, 2 × Mp। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 × Mp। अब देखो यही चीज़ मैं अल्फा पार्टिकल के लिए लिखूंगा, चार्ज कितना है, 2E, तो Q × E, Q का मान कितना आएगा, 2E, और गुणा में क्या है बच्चों, E, बट्टा में मास, और इसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना है। तो बोलो मैं क्या लिखूंगा, 4 × Mp। ये चीज़ आ गई, ओके। अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ साफ कर देता हूँ बच्चों, इस चीज़ को साफ कर देता हूँ। अब मेरे को चाहिए इनका अनुपात, है ना, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का अनुपात। तो प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है वो तो ये वाला है, ठीक है। तो देखो मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ E/Mp, ठीक है, अनुपात का साइन लगा दिया। उसके बाद ये ड्यूट्रॉन का ये वाला है E/2 × Mp, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का ये वाला है, बोलो क्या है, 2 × E बट्टा बोलो आपका क्या है, 4 × Mp। कॉमन चीज़ें काट दो, देखो बच्चों, E कट जाना है, छोटा ई कट जाना है, Mp कट जाना है, 2 का 2 बार भाग बोलोगे तो नीचे आना है 2, तो ये आएगा 1/1/2, ठीक है। थोड़ा ठीक लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं RHS को, और 2 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2:1:1,
और ये ही आपका रिजल्ट है। यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों के जो त्वरण होते हैं उनका अनुपात होता है 2:1:1, है ना। तो इस प्रकार से यह सवाल आपका हल हो जाना है। मैं समझता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला सवाल। ये हटा देता हूँ बच्चों। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं पहले, है ना। 13 बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो 11 का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन किसका देखते हैं? 11 का, ठीक है। आपको एक डाइपोल दिया हुआ है और उसका डाइपोल मोमेंटम यानी द्विध्रुव आघूर्ण ये दिया हुआ है। ये कूलाम गुणा मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम गुणा मीटर। डाइपोल मोमेंटम P का जो यूनिट है वो बच्चा क्या होता है? कूलाम गुणा मीटर होता है। तो आपको P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁹ कूलाम गुणा में क्या दिया हुआ है? मीटर, है ना। इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया, उसका मान ये दे रखा है। यानी E बराबर कितना दे रखा है? 5 × 10⁴ क्या दे रखा है? न्यूटन प्रति कूलाम। कितने डिग्री के कोण पे रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र से? 30 डिग्री के कोण से रखा हुआ है। 30 डिग्री के कोण से रखा हुआ है। क्या ज्ञात करना है? बल आघूर्ण का मान। ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल है डायरेक्ट। तो बच्चों फार्मूला होता है बल आघूर्ण का τ बराबर PE sin θ, है ना। अब तो कुछ करना ही नहीं, आप लोग वैल्यू पुट कर दोगे। P का वैल्यू 4 × 10⁻⁹, E का वैल्यू 5 × 10⁴ गुणा साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। चलो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, -9 को +4 से गुणा किया 10⁻⁴ कितना आया? -5। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 2 से इसको काट दो, बोलो बच्चों कितना आ जाएगा? 10। 10 को 10⁻⁻5 से गुणा किया 10⁻⁴ कितना आया? -4। और जो बल आघूर्ण है उसके यूनिट की यदि बात की जाए तो बच्चों देखो τ बराबर आपका है PE sin θ। ये तो यूनिटलेस है। P का जो यूनिट है वो होता है कूलाम गुणा मीटर। E का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या बन गया बताओ? न्यूटन गुणा मीटर बट्टा कूलाम। कूलाम से कूलाम कट गया तो ये क्या आ गया? न्यूटन गुणा मीटर। क्या आ गया? न्यूटन गुणा मीटर। और ये हो जाएगा आपका बच्चों आंसर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सवाल है और इस प्रकार के सवाल ही आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है इसमें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। किसका बच्चों? 13 का सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। 2 चार्ज दिए हुए, एक तो दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलाम, दूसरा दिया हुआ -10 माइक्रोकूलाम। डाइपोल बनना है बच्चों, डाइपोल बनना है। तो पहला चार्ज और जो दूसरा चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आना है। कितना? 10 माइक्रोकूलाम यानी 10 × 10⁻⁻6 कूलाम, है ना। इनके बीच की दूरी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। डाइपोल में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को r से नहीं 2a से लिखा जाता है। कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर, है ना। तो बच्चों इसका डाइपोल मोमेंटम क्या होता है? डाइपोल मोमेंटम होता है 2a गुणा किसी एक चार्ज का परिमाण, है ना। तो Q बराबर, है ना, mod of Q1 बराबर mod of Q2 बराबर 10 माइक्रोकूलाम हो गया, है ना। तो 2 क्या होता है फार्मूला? 2AQ, है ना। तो 2AQ से ये क्या आ गया? 2A तो ये रहा, कितना है? 2 × 10⁻⁻2 इंटू Q देखो ये रहा, बोलो कितना है? 10 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो यहाँ से P बराबर देखो क्या आ जाएगा? तो भाई -2 और -6 कितने हो गए? -8। -8 को इससे 10 से गुणा किया, बोलो कितना है? -7। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 10⁻⁻7। और इसका जो यूनिट है वो क्या आ जाना है? कूलाम गुणा मीटर। दोबारा देख लो, -2 और -6 -8। -8 को 10 से गुणा किया, बोलो कितना आ गया? -7। ये आपका 2 है। तो P बराबर आपका कितना आ गया? 2 × 10⁻⁻7 कूलाम गुणा मीटर, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई, है ना। तो इतना सॉल्यूशन तो आपने देख लिया। मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ P का वैल्यू रख देता हूँ बच्चों। P बोलो कितना आ गया डाइपोल के लिए? 2 × 10⁻⁻7 और ये क्या आ गया? कूलाम गुणा मीटर, ओके। अब इस सवाल में क्या दिया हुआ है? इनकी अक्षीय रेखा पर
एवं निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। ये सवाल आपका थोड़ा सा गलत हो गया, दूरी दी हुई नहीं है इसमें भाई, दूरी नहीं दी हुई है भाई, आर नहीं दिया हुआ है, रखे हुए हैं। इनकी अक्षीय रेखा पर एवं निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो, जबकि आपको क्या नहीं दी हुई है, दूरी नहीं दी हुई है। क्या नहीं दी हुई है, दूरी नहीं दी हुई है। दूरी नहीं दी हुई है तो ये आपका सवाल ही गलत हो गया। गलत सवाल है तो एग्जाम में नहीं आ सकता, गलत सवाल है तो बच्चों एग्जाम में नहीं आ सकता, ये बिल्कुल तय बात है। चलो मैं दे देता हूँ, मान लो आपको ये बोल देता, आंसर बदल जाएगा, अब आंसर वो नहीं रहेगा जो आपकी बुक में है बच्चों। मान लो दूरी आपको दे देता, कितनी दे देता, 2 सेंटीमीटर, है ना, कितनी दे देता, 2 सेंटीमीटर। तब आप बच्चों ई अक्ष कैसे निकालते, 2 kp/r³। r का मान ये रहा, ठीक है, p का मान ये रहा, k का मान आप जानते हो। और आप ई निरक्ष कैसे निकालते, kp/r³, p ये रहा, r आपको गिवन है, ई अक्ष और ई निरक्ष, है ना, इन वाले सूत्र से आ जाएंगे। तो इस प्रकार का सवाल यदि आ भी जाता है और इस सवाल को यदि करेक्ट कर दिया जाता है और आपको यदि बच्चों r का मान दे देता है तो आप डायपोल के कारण अक्षीय और निरीक्षीय बिंदु पर जो तीव्रता के सूत्र है उससे आप इनको सरल कर सकते हैं। पहला काम करना है, जो आपको डायपोल दिया हुआ है उसका डायपोल मोमेंटम निकाल लेना। आपके पास यदि बच्चों p आ गया, आपके पास p आ गया, है ना, तो आप ई अक्ष और ई निरक्ष का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में जो सवाल आने के, है ना, अधिकतम चांस थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए, है ना। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए बीच बीच में करवा दिए थे, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको कर लेने हैं। जैसे सवाल कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको दे दिया कि एक समबाहु त्रिभुज है ना, यहाँ क्यू रखा हुआ है, यहाँ क्यू रखा हुआ है, ये ए है और ये बी है, तो पॉइंट सी पर नेट तीव्रता कितनी होगी, पॉइंट सी पर नेट तीव्रता कितनी होगी। या पूछ लिया यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, सी पर जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कितना होगा, है ना। अध्यारोपण का सिद्धांत, कूलाम नियम के लिए, कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, वो न्यूमेरिकल भी महत्वपूर्ण है। वो न्यूमेरिकल और आज जो आपको अंकित प्रश्न करवाए ये वाले न्यूमेरिकल कर लेना। बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये चीज़ें सफिशियंट है। और आज की जो हमारी न्यूमेरिकल की क्लास है बच्चों, इसको हम लोग यहीं पूरा करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो चुके हैं बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल की हमारी जो क्लास होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, है ना, जो आपका क्या है, गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। और ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि बच्चों 3 या 4 नंबर के जो सवाल आते हैं, बड़े वाले जो सवाल आते हैं, 3 और 4 नंबर के जो आर्टिकल आते हैं वो इस वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। ओके बच्चों, थैंक यू।